नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं पॉलिटी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर। और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये टॉपिक अपना जारी है मित्रों। लास्ट टाइम में जो शक्ति पृथक्करण क्या है, क्या क्या इसके प्रावधान हैं, इनको अच्छे से अपन ने जान लिया था। आज इसी में आगे दे रखा है आपका सरकार की तीन शाखाओं के बीच में अंतर संबंध क्या है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में अंतर संबंध क्या है। पहला दे रखा है सहयोग के क्षेत्र में कानून का निर्माण और उसका क्रियान्वयन। विधायिका कानूनों का मसौदा तैयार करती है तथा उन्हें पारित भी करती है, और जिनका क्रियान्वयन किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। ये बातें अच्छे से अपन ने जान चुके हैं। उदाहरण भी दिया है। देखिए, उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, आपकी जीएसटी जो कानून है यह संसद द्वारा अधिनियमित किया गया तथा कार्यपालिका के प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से देश भर में लागू किया गया। विधान निर्माण के लिए न्यायिक मार्गदर्शन न्यायपालिका अक्सर ऐसे दिशा निर्देश प्रदान करती है जो विधायी सुधारों की ओर ले जाते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, कार्यस्थल पर यानी जहां पर कोई काम कर रहा है उस पर उत्पीड़न से निपटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देश 1997 को बाद में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न उत्पीड़न अधिनियम 2013 के रूप में औपचारिक रूप से दिया गया था। ये जो विशाखा दिशा निर्देश है मित्रों, यह महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जो संविधान का अनुच्छेद है 14, 15 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, उससे संबंधित है आपका विशाखा दिशा निर्देश 1997। किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, यौन उत्पीड़न से संबंधित हो, तो उसके लिए अधिनियम 2013 के रूप में एक अधिनियम दिया गया जिसको कहा गया महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम। आगे देखिए, इसमें दे रखा है आपातकालीन सहयोग। आपातकालीन सहयोग, आपातकाल किसको बोलते हैं मित्रों? यानी इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान तीनों शाखाएं सार्वजनिक कल्याण की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करती हैं। तीनों शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सार्वजनिक कल्याण की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम करती हैं। किस समय? आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौरान। जैसे कोविड-19 आया आपका, उस महामारी के दौरान कार्यपालिका ने विधायी प्रावधानों के तहत लॉकडाउन लागू किया, जबकि न्यायपालिका ने सरकार के संवैधानिक अधिकारों के पालन की निगरानी की। विधानमंडल की अतिव्यापी शक्तियां, अतिव्यापी शक्तियां, देखिए दो शब्द हैं, एक तो विधानमंडल है, एक अतिव्यापी शक्तियां। विधानमंडल है किसी देश या राज्य में कानून बनाने का अधिकार रखने वाला सरकारी एक निकाय होता है, और इसी को विधायिका भी कहते हैं। और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको बोला जाता है विधायक। तो ये ध्यान में रखें, विधानमंडल या विधायिका एक ही बात है। अतिव्यापी शक्तियां किसी भी अंग के पास में, चाहे न्यायपालिका हो, विधायिका हो या कार्यपालिका, इनके पास में उन शक्तियों का होना जो किसी अन्य अंग को सौंपी गई हैं, वो कहलाती हैं आपकी अतिव्यापी शक्तियां। अब इसमें देखिए, न्यायपालिका के साथ में विधानमंडल अनुच्छेद 124(4) और 217(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकता है और उन्हें हटा भी सकता है। ये विधानमंडल की अतिव्यापी शक्तियों में से एक है। न्यायपालिका के साथ में एक शब्द आया इसमें, महाभियोग। किसी भी सार्वजनिक जो अधिकारी है उसको हटाने के लिए शुरू की जाने वाली संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो आपका महाभियोग है। जैसे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, उनको हटाया जा सकता है।
महाभियोग मित्रों तब लाया जाता है या लाया जा सकता है जब संविधान है उसका उल्लंघन किया जा रहा हो। तो ये ध्यान में रखें। तो न्यायपालिका के साथ में विधानमंडल अनुच्छेद 124(4) और 217(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लाया जा सकता है और उन्हें हटाया भी जा सकता है न्यायपालिका के साथ। यह प्रक्रिया संसद को गंभीर कदाचार के लिए न्यायाधीशों को जवाबदेह ठहराने की अनुमति देती है, जिससे न्यायिक अखंडता सुनिश्चित होती है। यदि न्यायपालिका किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है, यानी संविधान के खिलाफ अगर कोई चल रहा है कि ये कानून जो बनाया गया है वो असंवैधानिक है, न्यायपालिका इस प्रकार की घोषणा कर देती है, तो विधानमंडल के पास उस कानून को संशोधित करके उसे संविधान के अनुरूप बनाने तथा प्रभावी रूप से उसे पुनः वैध बनाने का अधिकार होता है। विधायिका अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने या संसद की अवमानना करने के लिए व्यक्तियों को दंडित कर सकती है। यह भूमिका आमतौर पर न्यायपालिका से जुड़ी होती है और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाता है कि विधायी प्राधिकार का सम्मान किया जाए। जो भी विधायिका में अधिकार हैं उन सभी अधिकारों का सम्मान किया जाए और उल्लंघन करने पर या संसद की अवमानना करने पर व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। किसके तहत? विशेष अधिकारों का उल्लंघन करने के तहत। कार्यपालिका के साथ में देखिए, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों सहित मंत्रालयों के प्रमुख विधानमंडल के सदस्य होते हैं। यह दोहरी सदस्यता कार्यपालिका और विधायिका के बीच सीधा संबंध बनाती है तथा जवाबदेही को बढ़ावा भी देती है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधायिका कार्यपालिका को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर सकती है। विधायिका आपकी बहस संसदीय समितियों और प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्य की जांच और मूल्यांकन कर सकती है तथा सरकारी नीति को भी प्रभावित कर सकती है। कौन? विधायिका। प्रश्नकाल, साथियों, प्रश्नकाल संसद की बैठक का वह घंटा होता है जिसमें संसद है वो मंत्रियों से क्या करते हैं? सवाल करते हैं। उदाहरण के लिए विपक्षी नेता की अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएसी इस बात का उदाहरण है कि विधायी समितियां किस प्रकार कार्यकारी वित्तीय कार्यों और व्यय की जांच करती हैं। लोक लेखा समिति, प्यारे मित्रों, ये जो समिति है ये भारत की संसद की एक स्थायी समिति है और यह समिति सरकार का जो राजस्व है और व्यय है, जो खर्चा है, उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। आगे देखिए, विधानमंडल अनुच्छेद 61 के तहत संवैधानिक उल्लंघनों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है। कौन? विधायिका या विधानमंडल अनुच्छेद 61 के तहत संविधान का उल्लंघन करने पर। किस पर? राष्ट्रपति पर, जिससे कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर नियंत्रण सुनिश्चित हो सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद आपका 61 काम करता है। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को सलाह देती है, जिससे दोनों शाखाओं के बीच में पारस्परिक संबंध अधिक प्रभावी होते हैं। आगे है कार्यपालिका की अतिव्यापी शक्तियां। न्यायपालिका के साथ में राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में अनुच्छेद 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति करता है कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में। अनुच्छेद आपका 124 मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह शक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है, विशेष रूप से कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से, जहां न्यायिक सिफारिशें
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है मित्रों? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट हैं और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति है और उनके तबादले किस प्रकार से किए जाने हैं, इसी संबंध में एक प्रक्रिया है कॉलेजियम प्रणाली। आगे देखें, कार्यपालिका को अनुच्छेद 72 और 161 के तहत क्षमा, विलंब या सजा में छूट देने का अधिकार है। किसको? कार्यपालिका को। अनुच्छेद आपके 72 और 161 के तहत क्षमा दे सकते हैं, विलंब या सजा में छूट देने का अधिकार, जो सीधे न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। कार्यपालिका न्यायाधिकरणों और अर्ध न्यायिक निकायों की स्थापना करती है। अर्ध न्यायिक निकाय क्या होते हैं? ये गैर निकायिक जो न्यायिक संस्थाएं हैं जिनके पास में कानून की व्याख्या करने का अधिकार होता है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार, न्यायालय के समान ही इनके पास में भी शक्तियां होती हैं और न्यायालय के समान उन शक्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय का हिस्सा नहीं होती हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है गैर न्यायिक संस्थाएं या अर्ध न्यायिक निकाय, जो न्यायिक कार्य करते हैं तथा कानूनी निर्णय में न्यायपालिका की भूमिका के साथ में संरेखित करते हैं। आगे देखिए, विधायिका के साथ में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिससे उन्हें कानून की शक्ति मिल जाती है और कार्यपालिका को आपातकालीन स्थितियों में विधायिका को दरकिनार करने की अनुमति भी मिल जाती है। अनुच्छेद 123 के अनुसार कार्यपालिका को संवैधानिक प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 77 और 166 के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है। किसके पास में? कार्यपालिका के पास में। जितने भी संविधान के अंतर्गत प्रावधान बने हैं उनके अधीन ही अनुच्छेद 77 और 166 के तहत बनाए गए नियमों के माध्यम से अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है। प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? जो कार्यपालिका आपकी होती है मित्रों, उसके द्वारा कुछ कानून बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, उन्हीं को कहते हैं प्रत्यायोजित विधान। प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कार्यपालिका विधायी कार्यों का प्रयोग कर सकती है, जहां विधायिका विशिष्ट मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में सुविधा होती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI, जो एक कार्यकारी निकाय है, को विस्तृत विनियम बनाने का अधिकार दिया, जिससे विधानमंडल से कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्तियों का हस्तांतरण प्रदर्शित होता है। अब आगे और दे रखा है मित्रों, न्यायपालिका की अतिव्यापी शक्तियां, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो के साथ में ये जो आपका कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे आपका कोई नया टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।